सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के बारे में, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के बाद जो कनाडा में नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं यानी कि मार्क कार्ने, उनको प्रधानमंत्री मोदी के इनविटेशन को लेकर कनेडियन मीडिया पर्सन्स द्वारा काफी ग्रिल किया जा रहा था एंड उन्होंने काफी बोल्ड अंदाज में रिप्लाई दिया है और कनाडा के लोगों को भारत की कीमत से अवगत करवाने की कोशिश की है। सबसे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए और सुनिए ताकि आपको भी थोड़ा सा एहसास हो कि प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करने के कारण कनेडियन मीडिया पर्सन्स कितना नाराज हैं। And on India, the RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7 and what? ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये पिछले कल देर रात की है और मार्क कार्ने को मीडिया पर्सन्स प्रधानमंत्री मोदी के कारण ग्रिल कर रहे हैं। दरअसल कनाडा इस साल G7 समिट होस्ट कर रहा है और पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा की गवर्नमेंट ये विचार कर रही थी कि भारत को इनवाइट किया जाए या फिर नहीं, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर वाले केस के कारण ऑलरेडी जस्टिन ट्रूडो ने दोनों देशों के रिलेशनशिप्स काफी खराब कर दिए हैं और डैमेज काफी ज्यादा हो गया है। नए कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने भारत के अलावा बाकी सभी देशों को इनविटेशन पहले ही भेज दिया था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन को इन्वाइट किया गया है। इन सब देशों को पिछले हफ्ते इन्विटेशन चले गया था और पिछले कल शाम तक भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल ही नहीं था। लेकिन फिर कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने अचानक से प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली कॉल करते हैं और G7 समिट में आने के लिए इनविटेशन एक्सटेंड करते हैं। साल 2019 के बाद से ही भारत हर साल G7 समिट में इनवाइट किया गया है, इसलिए 6 साल के बाद कनाडा द्वारा भारत को इनवाइट ना करना, इसको लेकर डिबेट और डिस्कशंस काफी पहले से स्टार्ट हो गई थी। ऐसे में जब लास्ट मोमेंट के ऊपर भारत को इन्वाइट किया गया तो ये कनाडा के मीडिया और न्यूज चैनल्स के ऊपर वापस से हॉट टॉपिक बन गया है। हुआ ये कि मार्क कार्ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने के बाद जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए तब उनसे भारत के बारे में काफी टफ सवाल किए गए। ये जो महिला पत्रकार हैं जो भारत से काफी नाराज लग रही हैं, इन्होंने पूछा कि भारत के साथ निज्जर केस को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। कनाडा की गवर्नमेंट ने भारत को एक्यूज किया है कि भारत उनके इंटरनल मैटर्स में दखल देता है, वायलेंस और इंटिमिडेशन करता है जिसमें मर्डर भी शामिल है। तो फिर ये नई सरकार भारत को इनवाइट क्यों कर रही है? कनाडा के अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए सीरियसनेस और गंभीरता को लेकर इससे क्या मैसेज जाएगा? इसके रिप्लाई में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने कहा कि G7 का प्रेसिडेंट होने के नाते कनाडा ने बाकी सदस्य देशों के साथ भी चर्चा की और ये सहमति बनाई है कि एनर्जी, सिक्योरिटी, डिजिटल फ्यूचर, क्रिटिकल मिनरल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इमर्जिंग और डेवलपिंग वर्ल्ड में पार्टनरशिप बिल्ड करना काफी जरूरी है। कुछ देश ऐसे हैं जो G7 समिट के दौरान उन सभी मुद्दों को डिस्कस करने के लिए टेबल के ऊपर होने चाहिए। उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। काफी सारी सप्लाई चेन में भारत अब सेंट्रल पार्ट बन गया है, यानी कि केंद्रीय देश बन गया है। इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके भारत को इन्वाइट किया गया है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है, बायलैटरल लेवल के ऊपर भारत के साथ हमने ये सहमति बनाई है कि हम दोनों देश लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके ऊपर भी प्रोग्रेस हुई है जिसमें अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया और उन्होंने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे शामिल हो सकते हैं, यानी इस पूरे केस में प्रधानमंत्री मोदी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? इसके जवाब में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने कहा कि इस समय कनाडा में लिटरली एक लीगल प्रोसेस चल रहा है और एडवांस स्टेज के ऊपर है, इसलिए उनके बारे में ऐसे कमेंट्स करना इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के संतुलित जवाब के बावजूद मीडिया पर्सन ने कहा कि अगर इस बात की पॉसिबिलिटी भी है एंड आप प्रधानमंत्री मोदी की इन्वॉल्वमेंट को लेकर इनकार भी नहीं कर रहे हैं तो आपने उनको G7 समिट में इन्वाइट क्यों किया? इसके रिप्लाई में मार्क कार्ने ने कहा कि विद रिस्पेक्ट मैं इज्जत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको वो आंसर दिया है जो मेरी पोजीशन के ऊपर बैठा व्यक्ति देगा। इस समय ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें फेडरल अथॉरिटीज भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसके बाद मीडिया पर्सन ने फिर से सेम क्वेश्चन किया। उसके जवाब में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने फिर से कहा कि मैं आपको सभी लीगल प्रोसेस और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में सेम यही जवाब देता रहूंगा। इसके बाद महिला पत्रकार ने मार्क कार्ने से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत को इन्वाइट करके आप उन कनेडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस बात से काफी डिस्टर्ब्ड और अपसेट हैं कि कनाडा की धरती के ऊपर एक कनेडियन की हत्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लीगल प्रोसेस से क्लीन चिट भी नहीं मिली है और फिर भी उनको कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा G7 समिट में इन्वाइट किया जा रहा है। इसके जवाब में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि कनाडा एक रूल ऑफ लॉ वाला देश है जहां पर कानून सबसे ऊपर होता है और रूल ऑफ लॉ इस समय बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और मैं इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नहीं करूंगा। इसके साथ ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बारे में बात और डिस्कशन की है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में इन्वाइट करना चाहिए या फिर नहीं? इसके जवाब में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने कहा कि मेरा शॉर्ट आंसर है नो। इस मुद्दे के ऊपर मैंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बात नहीं की है।
यानी कि कनाडा आखिरकार ट्रम्प से क्यों पूछेगा कि भारत को इनवाइट करना या फिर नहीं। ये सारी कन्वर्सेशन बताने का मकसद ये था कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने जो प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट के लिए इनवाइट किया है, इसको लेकर उनको खुद कनाडा की गवर्नमेंट, मीडिया और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में काफी विरोध सहन करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है, जो दर्शाता है कि कनाडा की नई गवर्नमेंट और नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने भारत के साथ रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से पहला स्टेप उठा लिया है। अब देखना ही होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते कनाडा में होंगे तब वहां पर क्या इंटरेक्शंस होती हैं, हम उनको भी कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किसी विदेशी यात्रा के ऊपर जाने वाले हैं, और वो भी सीधा G7 समिट पर, जहां पर सभी लीडिंग वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली सभी होंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी आने वाला है, इसलिए समिट के ऊपर दुनिया भर की नजर होने वाली है। अब प्रधानमंत्री मोदी समिट में जाकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को मेंशन करते हैं या फिर नहीं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के क्रेडिट लेने की कोशिश के बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की साइडलाइंस के ऊपर पहली मीटिंग होने वाली है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वाकई में भारत के लिए काफी गुड न्यूज है कि कनाडा ने एट द एंड प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट कर ही लिया, और अब प्रधानमंत्री मोदी बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएंगे। वैसे हमने ये डेटा निकाला कि आज तक G7 समिट में भारत को कितनी बार इनवाइट किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत को केवल 2019 के बाद से ही G7 समिट्स में इनवाइट किया जा रहा है। G7 पहले G5 था और इसका पहला समिट 1975 में हुआ था। उसके नेक्स्ट ईयर इटली और नेक्स्ट ईयर कनाडा ने इसको ज्वाइन किया, जिसके बाद ये G7 बन गया था। 1997 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद रशिया को भी इसमें ऐड किया गया और तब G7 समिट बन गया G8। लेकिन साल 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को जबरदस्ती एनेक्स करके अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद रशिया को G8 से निकाल लिया गया और ये फिर से G7 संगठन बन गया था। भारत को पहली बार G7 में तब इनवाइट किया गया था जब रशिया भी इसका मेंबर था, साल 2003 में। उस समय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय G8 का प्रेसिडेंट फ्रांस था और तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी फ्रांस के इन्विटेशन के ऊपर ये समिट अटेंड करने पहली बार फ्रांस गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने G8 और आज के G7 समिट को अटेंड किया था। लेकिन 2003 के बाद साल 2005 से लेकर 2009 तक भारत को लगातार हर साल G7 समिट में इनवाइट किया गया था और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ये समिट अटेंड करने के लिए जाते थे। 2009 के बाद यूपीए 2 गवर्नमेंट के दौरान ये ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय साल 2019 में दोबारा से भारत को इन्विटेशन भेजना स्टार्ट किया गया और आज प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 7वें G7 समिट में इनवाइट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इन्विटेशंस प्रधानमंत्री मोदी के समय ही भारत को मिले हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए अगेन G7 संगठन की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास वापस आ रही है एंड आपको पता है कि फ्रांस के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। ऐसे में फ्रांस तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा से जरूर इनवाइट करेगा। वैसे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कल को G7 के देश भारत को इनवाइट करके G7 को G8 बनाने का प्रस्ताव करते हैं, तो क्या भारत को ये प्रपोजल एक्सेप्ट करके G7 का सदस्य बनना चाहिए? इन सभी वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच भारत एक अकेला डेवलपिंग और एशियन कंट्री होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।